चलो देखना, स्तंभ आव्यूह, देखो स्तंभ आव्यूह उसी को कहेंगे एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, देखिए किसी भी आव्यूह को आप लेंगे तो उसमें एक स्तंभ आप ले लो, कितने स्तंभ ले लो, एक स्तंभ। देखो C1 एक है, अब यहाँ पर हम लोग R1 की बात करें तो R1 R2 और क्या है, R3, R1 R2 क्या है, R3। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्तंभ आव्यूह के लिए, तो स्तंभ आव्यूह वही होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। देखो स्तंभ C1 एक ही है, लेकिन पंक्तियां आपकी कई हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और ये क्रम की हम लोग बात करें तो ये आपका है क्रम, पहले पंक्ति को लेते हैं, यानी कि 3 गुणे कितने का है, 1। तो स्तंभ आव्यूह आप उसी को कहेंगे जिसमें स्तंभ एक होता है, पंक्तियां कितना भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्तंभ आव्यूह समझ गए हैं। चलिए दूसरी कंडीशन है आपकी क्या, पंक्ति आव्यूह। हम लोग दूसरा देखने वाले हैं भाई पंक्ति। अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। यदि जिस बच्चे को पता है भाई इस वीडियो को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है ये उनके लिए वीडियो है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जिनको पता रहता है ना बोलते हैं सर ये सब पता है तो ये सब क्यों बता रहे हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको ये सब चीज़ें पता नहीं। जैसे कोई भी बच्चा जो क्लास 10th जो है कि यदि पॉलिटेक्निक कर रहा होगा तो उनके लिए ये सब चीज़ें जरूरी है ना। आप लोग 12th किए होंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, आप भी जो है 12th में पढ़े होंगे, लेकिन इस यहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ वो भी चीज़ आप पढ़ेंगे जो कि 12th में भी नहीं पढ़े, आपको 12th में पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा, तो इसमें भी वो चीज़ें हैं। चलिए तो पंक्ति आव्यूह क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। पंक्ति आव्यूह देखिए एक स्तंभ आव्यूह में था कि एक केवल स्तंभ था स्तंभ आव्यूह के लिए, और पंक्ति आव्यूह के लिए बिल्कुल वही चीजें हैं, अपोजिट। पंक्ति आव्यूह यानी एक ऐसा आव्यूह लेंगे जिसमें एक पंक्ति हो। अब देखो यहाँ पर पंक्ति इसमें एक होनी चाहिए, स्तंभ कितना हो सकता है उससे आपसे मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पर पंक्ति आव्यूह की हम लोग बात कर रहे हैं तो पंक्ति आव्यूह केवल एक होना चाहिए। पंक्ति आव्यूह कितने होनी चाहिए, एक, ठीक है। तो क्या इसका यानी स्तंभ आव्यूह को आप याद रखोगे ना तो पंक्ति आव्यूह को आसानी से याद कर पाओगे। यानी कि पंक्ति आव्यूह आपका वही होता है जिसमें आपकी एक पंक्ति होती है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कहेंगे पंक्ति आव्यूह। चलिए तीसरी कंडीशन क्या है मेरे, तीसरा पॉइंट है आपका क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उन्हें हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। यानी कि आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आर स्मॉलर देन सी। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों से कम होती है तो उनको हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी कि आर जो है स्मॉलर देन सी, यानी कि रो जो है कॉलम से हमेशा छोटा हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका हो जाए 3 2 4 हो जाए 5 6 7। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है, दो पंक्ति है, यहाँ पर C1 C2 और क्या है C3, यानी कि 2 गुणे कितने का है 3, 2 गुणे कितने का है 3। हमेशा पंक्ति जो है स्तंभों से छोटी है, यानी कि स्तंभ जो है पंक्ति से बड़ी, यानी कि स्तंभ यहाँ पर पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने हैं 3, तो यहाँ पर स्तंभ ज्यादा हो गए और पंक्ति कम हो गई। यानी कि हमेशा क्षैतिज आव्यूह में जो होता है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। इसके बाद इसी के अपोजिट आपका होता है चौथा, ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है वो देखो भाई, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है वो देखो, समझ लो ये अच्छे से। ऊर्ध्वाधर आव्यूह इसमें बिल्कुल अपोजिट, यानी कि यहाँ पर आर जो है ग्रेटर देन सी। जिस आव्यूह में जो है कि पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे यहाँ पर आप इसको ए बराबर भी ले सकते थे, ठीक है, ए बराबर आप कोई भी आव्यूह ले या ऐसे भी ले सकते हैं, यानी कि आव्यूह हमेशा ए बराबर बी बराबर आप लिया जाता ले सकते हैं, ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर रख सकते हैं। चलो यहाँ पर जैसे मान लो बी बराबर हमने कोई ले लिया, देखो आर ग्रेटर देन सी, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पंक्ति आव्यूह, सॉरी यहाँ पर उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह के लिए हमेशा यहाँ पर जो है यानी कि आर जो है ग्रेटर देन आपका होता है सी,
यानी कि पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों की संख्या से यदि अधिक हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर आव्यूह आप कह सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई, किसी को परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही होगी? बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, यानी परिभाषा भी पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में परिभाषा भी पूछ सकते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं परिभाषा भी दिया होगा। ठीक है, एग्जाम में परिभाषा भी पूछ देता है, इसलिए ये सब चीज़ें बतानी पड़ रही है ताकि आप लोगों को, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कहीं भी कठिनाइयाँ ना हो, और जब हम लोग सवाल को सलूशन करेंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, ठीक है, तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी पंक्ति की संख्या जितनी होगी उतना ही स्तंभ का होना चाहिए, या जितना आप स्तंभ लेंगे उतना ही क्या होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 2, 3, 4 और 5 हो गया। ठीक, यानी कि 1 गुणे कितने का हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो ये, सॉरी, 1 गुणे 1 की नहीं, 2 गुणे कितने का है, 2 का, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है ना। अब देखिए यहाँ पर एक आव्यूह भी हो सकता है, 5 हो सकता है, तो देखो एक पंक्ति हो गया, एक स्तंभ, यानी कि यहाँ पर हो गया केवल 1 गुणे 1 का हो गया। यहाँ पर भी हो सकता है, देखो दोनों पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल होनी चाहिए भाई। यहाँ पर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 3, अगर मैं इतना ही कह दूं क्या ये बराबर है क्या, वर्ग आव्यूह में आएगा? आप लोग को सर नहीं, क्योंकि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर बराबर कर देता हूँ भाई। अब देखो 1, 2, 3 पंक्ति हो गई, 1, 2, 3, 3 स्तंभ, 3 गुणे आपका हो गया 3, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, किसी भी बच्चे को डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए कहीं भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यदि परेशानी होती है तो आप हमें बताइएगा। आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आप बता सकते हैं, यदि नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। और स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी भी परेशानी को उस व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी ये चैप्टर चल रहा है उससे, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 6ठवें पे। 6ठवां प्रोसेस क्या है, देखिए 6ठवां नंबर ना 6 नंबर का है। 6 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, देखो 6ठवां नंबर है, देखो 6ठवें में 2 है, 6ठवें में क्या है, 2। फर्स्ट की कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट के मुख्य विकर्ण एवं इनके अवयव, मुख्य विकर्ण एवं इनके अवयव, इनके अवयव, ठीक है, इसके अवयव। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण की हम लोग बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो देखो मुख्य विकर्ण में वही आएगा जिसमें आई और जे इक्वल होगा। आई और जे जो इक्वल होंगे, यानी कि आई जो है क्रम जो होता है वह पंक्तियों को डिनोट करता है, जे जो है स्तंभों के क्रम को डिनोट करता है। ठीक है, पहला स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है कि तीसरा स्तंभ है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण में आप उन्हीं अवयव को लेंगे जिनमें आई और जे, यानी कि पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनके जो अवयवों को लिया जाएगा तो वो आपके होते हैं मुख्य विकर्ण की कंडीशन। जैसे मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हमने एक सूत्र लिखवाया हुआ था आव्यूह निर्माण में, जो बच्चे क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा कि किस तरह से जो है कि आव्यूह निर्माण सूत्र था, डॉट डॉट करके था। इसके बाद A21 था, A22 था, इसके बाद A23 था, इसके बाद A31 था, A आपका 32 था, इसके बाद A33 था, डॉट डॉट करके था, है ना। ये नीचे भी था। तो यहाँ पर देखो यदि I और J, I इजिकल टू क्या हो, J, तो यहाँ पर हम लोग मुख्य विकर्ण की बात करें, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं मुख्य विकर्ण के लिए, यानी कि I और J, जिस आव्यूह में I और J के अवयव बराबर हो वो आपके कहलाते हैं मुख्य विकर्ण। आई का मतलब यह हुआ कि क्रम है, यानी कि चौथी पंक्ति है और चौथा स्तंभ, यानी कि स्तंभों का क्रम और पंक्तियों का क्रम का जो मान है वो बराबर हो तो वो आपके कहलाएंगे विकर्ण, मुख्य विकर्ण। जैसे यहाँ पर देखो 21, 2 और 21 है ये बराबर, देखो 11, 11 यहाँ पे है, यहाँ पर जो है कि 22 है, यहाँ पर क्या है 33। तो आई, इसमें आई और जे दोनों इक्वल हैं, आई और जे दोनों इक्वल हैं, आई और जे दोनों इक्वल हैं, तो ये आपके कहलाएंगे क्या,
मुख्य विकर्ण जिनमें आई और जे का मान इक्वल हो। तो आपको पता चला आई क्या है और जे क्या है, यानी कि आई जो है पंक्तियों के क्रम को डिनोट करता है कि यानी चौथी पंक्ति है, और जे जो है स्तंभों को डिनोट करता है कि चौथा स्तंभ है। तो विकर्ण आव्यूह में आपका वही आएगा जो कि आई और जे का मान इक्वल जिसमें होता है, वो आपके होते हैं विकर्ण आव्यूह। यहाँ पर कोई मुख्य विकर्ण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। ये आपके मुख्य विकर्ण हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण हमेशा ऐसे आप ले सकते हैं, ना कि ऐसे। ये भी आपका विकर्ण होगा लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं होगा। मुख्य विकर्ण आपका वही होगा जिसमें आई और जे यानी कि पंक्ति और स्तंभों का क्रम इक्वल होगा, जिसमें वो आपका हो जाएगा मुख्य विकर्ण। देखिए इसमें दोनों का मान ये इक्वल है, तो यानी कि ये जो आपका क्रम होगा वो आपके कहलाएंगे मुख्य विकर्ण एवं इनके अवयव। तो अवयव देखो, मुख्य विकर्ण आप समझ गए, यानी कि ये जो आप क्रॉस वाला लेंगे, यानी कि जो है कि कोने कोने वाला ये जो मान लेंगे, ये आपके कहलाएंगे मुख्य विकर्ण। अब ये नहीं कि आप कहो कि सर ये भी तो कोने कोने का है, यानी कि ये भी तो विकर्ण में आएगा। विकर्ण में आएगा ठीक है, लेकिन ये विकर्ण में आपके जो है कि मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य विकर्ण में आपका ये होता है कि आई इजकल टू जे, यानी कि पंक्ति चौथी पंक्ति, यदि पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ भी होना चाहिए, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ भी होना चाहिए, जो कि इसमें आपके यही आपके अवयव केवल आ सकते हैं। तो अब देखिए, तो इतना समझाने के लिए हमको ये सब करना पड़ा, ठीक है। चलो मैं इसी पे समझा देता हूँ। देखो इसमें मैं इसको हटा देता हूँ भाई। अब ये दो क्रम पर समझ लो इसके लिए। देखो जैसे मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण में आपका ये यहाँ से ऐसे लेंगे मुख्य विकर्ण, क्योंकि 11 और ये आपका 22 है, 11 और क्या है 22 है ना, ये दोनों इक्वल है क्योंकि आई और जे में ये दोनों आपके बराबर। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में ये आएगा, दूसरे स्तंभ में ये आएगा, दिख रहे हो आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका होगा मुख्य विकर्ण। तो ये आपके मुख्य विकर्ण पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा मुख्य विकर्ण। और इसके अवयव पूछ रहा है तो अवयव बताओगे आप 2 और 5, यानी कि यहाँ पर आप बताओगे कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं आपके हो जाएंगे 2 और 5। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट द्वारा कि हाँ कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है। तो मुख्य विकर्ण मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मुख्य विकर्ण में आपका क्या है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव वही होंगे कि पंक्ति पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ का भी अवयव होना चाहिए, दूसरी पंक्ति ले रहे हो तो दूसरा स्तंभ का अवयव होना चाहिए, तीसरी पंक्ति ले रहे हो तो तीसरे स्तंभ का अवयव होना चाहिए। इस तरह से यदि आप लेते हो तो वहाँ पर जो है कि दोनों आप जो भी आपके विकर्ण मिलते हैं वो कहलाते हैं मुख्य विकर्ण आपके कहलाते हैं। और मुख्य विकर्ण की कंडीशन के लिए आई और जे का मान हमेशा इक्वल होता है। और आई और जे क्या है आपको पता है, ये पंक्तियों को डिनोट कर रहे हैं कि चौथी आप पंक्ति ले रहे हो और चौथा स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभों का क्रम आपका हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। अब ये मत समझना कि सर क्रम का मतलब 3 गुणे 3 हुआ क्या, नहीं वो नहीं है, आपके अवयव संख्या चौथी लाइन है, चौथी पंक्ति में जा रहे हो, चौथे स्तंभ, यानी दोनों आपके इक्वल थे, यहाँ पर इक्वल यहाँ पर इक्वल, ये यानी ये जो विकर्ण है आपके इक्वल हैं, अतः ये आपका मुख्य विकर्ण हो जाएगा। और अवयव की बात की जाए तो अवयव आप बताओगे 2 और 3 हो जाएगा। इसमें मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग बताओगे सर इसमें मुख्य विकर्ण आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा तुरंत आप लोग बता सकते हो। अब उसमें कहोगे कि मुख्य विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, मुख्य विकर्ण जो है आपके कौन कौन से हो जाए। देखो मुख्य विकर्ण क्या है, क्या ये मुख्य विकर्ण है क्या, नहीं मुख्य विकर्ण नहीं है भाई। अगर इसको लेंगे तो ये तीसरे स्तंभ में आ जाएगा, और ये तीसरे ये लेंगे तो ये तीसरे स्तंभ में जाएगा, और पहली पंक्ति में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आई और जे का मान बराबर नहीं है। ये आपके होंगे मुख्य विकर्ण, ये क्या होंगे मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण आपके हो जाएंगे 3, 7 और 2। इसके अवयव की बात की जाए तो अवयव बताएंगे 3, 7 और क्या हो जाएगा 2 अवयव। यदि इस तरह से पूछता है तो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मुख्य विकर्ण जो है आप कैसे डिनोट करोगे। तो ये पहला था। चलो भाई बोलो किसी को इससे यहाँ पे परेशानी है कि मुख्य विकर्ण कौन कौन होंगे। और हाँ कभी भी भूल करके मुख्य विकर्ण आप ऐसे मत लेना, ठीक है। कोई भी कहता है, कोई भी लड़का पूछता है या कोई आपके सर पूछते हैं कि आखिर में क्यों ऐसे हो रहा है, तो आप बताओगे कि आई इजकल टू जे होना चाहिए, यानी कि पंक्ति का जो भी आप पंक्ति लेंगे वही आपका स्तंभ होना चाहिए, दूसरी पंक्ति के अवयव लेंगे तो दूसरा स्तंभ भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके जो भी अवयव मिलेंगे इस तरह से वो आपके होंगे मुख्य विकर्ण, ठीक है। चलो अगला आ जाओ भाई, दूसरा क्या है वो समझ लो। दूसरा है विकर्ण आव्यूह।
विकर्ण आव्यूह। चलो भाई, मुख्य विकर्ण समझ गए। अब विकर्ण आव्यूह क्या है वो चीज याद रखना। विकर्ण आव्यूह बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई। विकर्ण आव्यूह में होता क्या है कि एक ऐसा आव्यूह लोगे जो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके, ध्यान देना दिमाग में ये परिभाषा यदि याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ऐसा आव्यूह या एक ऐसा आव्यूह जिनके मुख्य विकर्णों के अवयव को छोड़ करके बाकी से अवयव यदि शून्य हो तो उन्हें हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। बोलो, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आया कि एक ऐसा आव्यूह आपको लेना है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सब अवयव जीरो हो, तो वही आपका कहलाता है विकर्ण आव्यूह। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो कह रहा है परिभाषा हम लोग यहाँ पे कि यदि मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं उनको छोड़ करके यदि शेष अवयव आप जीरो पाते हो तो वो आपका कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। तो यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य विकर्ण के अवयव को आप छोड़ देना और बाकी सब अवयव यदि आप जीरो कर देते हो तो उस कंडीशन में इस तरह का जो आव्यूह मिलेगा, इस तरह के आव्यूह को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। यदि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर इस स्टेप में हमें परेशानी हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं कुछ ना कुछ हैं लेकिन बाकी सब अवयव जो हैं वहाँ पर शून्य हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डीपली जो है समझाना पड़ता है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। इसके बाद हम आगे ले चलते हैं छठवें नंबर की तरफ। छठवां नंबर क्या है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी। यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं अब अदिश आव्यूह, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर तक हो गया, 7 नंबर है मेरे भाई आपका है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या है, ध्यान दीजिएगा। अदिश आव्यूह को हम लोग देखने वाले हैं कि अदिश आव्यूह होगा क्या, ठीक है। देखिए, जिस विकर्ण आव्यूह में, विकर्ण आव्यूह बताएं किस तरह से आप डिनोट करोगे, तो जिस विकर्ण आव्यूह में यदि विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, विकर्ण के सभी अवयव क्या हों, बराबर हों, तो उसे हम लोग कहेंगे अदिश आव्यूह। यानी कि जिस विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तो उसे हम लोग कहेंगे अदिश आव्यूह। और हाँ ध्यान दीजिएगा, विकर्ण के जो अवयव होंगे इसमें एक को छोड़ करके बाकी सब अवयव आप ले सकते हो, ठीक है। एक आव्यूह लोगे तो वो अलग आव्यूह आपका बन जाएगा, तो अभी वो भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए अदिश आव्यूह में आपका होता है कि जिस विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं यानी कि बराबर होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, अदिश आव्यूह कहेंगे, ठीक है। यानी कि अवयव बराबर होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे अदिश आव्यूह। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देना चाहता हूँ, जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, तो यहाँ पर देखिए यदि ये आपका, सॉरी एक नहीं ले सकते हैं, क्यों भाई, अभी आपको अगला टॉपिक में आपको समझ में, 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया 2, ठीक। ये आपका हो गया 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया 0, 3 हो गया, 0 हो गया 0, 0 आपका 3 हो गया, ठीक है। यदि इसी तरह से आपका हो 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया 4 हो गया, है ना। इस तरह से आप अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि अदिश आव्यूह में होता क्या है कि विकर्ण आव्यूह जो आपका है, विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव सभी बराबर हों, एक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक लोगे तो वो आपका अलग हो जाएगा जो कि अभी आएगा वो, ठीक है। तो एक को छोड़ करके बाकी सब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन बराबर अवयव लेना है। जैसे इसमें 7 होना चाहिए, ये विकर्ण वाला अवयव 7 होना चाहिए, ये आपका विकर्ण वाला 9 होना चाहिए, यदि ये आप 10 लेते हो तो सभी 10 होना चाहिए। तो विकर्ण आव्यूह आपका हो लेकिन विकर्ण के जो अवयव होंगे वो सभी अवयव आपके बराबर होंगे। क्लियर है आप। चलो अगला देखो, 8 नंबर की बात करें। चलो भाई हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8वां नंबर का जो प्रोसेस है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। देखो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, या इसी को बोलते हैं तत्समक, तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या इसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्रिय छात्रों तत्समक
आव्यूह। बोलो ये चीज आप समझ में आ रहा है? अभी कहाँ समझ में आएगा, अभी तो हम समझाए ही नहीं। देखो यहाँ पर इकाई आव्यूह और यहाँ पर जो है कि तत्समक आव्यूह, यानी कि इकाई आव्यूह को हम लोग एक रूप से तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। कहीं भी तत्समक आव्यूह दे दे तो समझना कि इकाई आव्यूह ही है। समझ में आया? चलो मैं देख लेता हूँ, कटा तो नहीं है, क्योंकि भाई कट जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। देखो ये आपका विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन विकर्ण के सभी अवयव एक हो, बराबर की बात नहीं भाई। एक का मतलब समझ रहे हैं, वन, यानी कि एक का मतलब यह हुआ कि भाई दोनों एक हैं, ये दोनों एक ही हैं, हाई दोनों एक ही हैं, एक ही रूप के हैं, ये नहीं, यानी एक यानी कि वन होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा, यानी कि जिस विकर्ण आव्यूह में, ऐसे बोल सकते हो, जिस विकर्ण आव्यूह में आव्यूह के सभी जिस विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। देखो भाई इसकी कंडीशन क्या बना दोगे तुम लोग, बस यानी कि जो यहाँ पर विकर्ण के जो अवयव है ना, विकर्ण के अवयव एक एक हों, विकर्ण के अवयव क्या हों, एक एक होगा, तो ये आप कह सकते हो कौन सा आव्यूह कह सकते हो, आपके दिमाग में आ गया होगा 1 0 0 0। चलो मैं 4 लेता हूँ, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। कितना हो गया भाई? हमने बढ़ा दिया क्या ज़्यादा? 3 आव्यूह का लेना था, 3 3 3 3 3 का लेना था, तो ये भग गया उधर, हमने बना दिया 4। कितना बना दिया? 4। गलत बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। 3 ना, 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 और ये हो गया 4। कितने का बना दिए भाई? हमने बना दिया 3, 4 का हम बना रहे थे ना, तो ये इस एक कम है, एक भैया कम है, एक कम बना कि नहीं बना भाई? 1 2 3 4 बना, 1 2 3 4 बन तो गया, बना 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 बना। हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा सही से मैं लिख देता हूँ, ऐसे टेढ़ा हो गया तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखें, थोड़ा अच्छे से लिख देना, थोड़ा अच्छे से लिख दें ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए। ठीक, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब ये अच्छी बात है, 4 गुणे 4 है, ये आपका अच्छी बात है, 3 गुणे 3, ये भी आपकी अच्छी बात है, 2 गुणे 2। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव आपके यदि एक हो तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहेंगे इकाई आव्यूह, या इसी को हम लोग तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है भैया, 8 जो है परिभाषा आपकी हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें परिभाषा की तरफ। किसके तरफ? 9वें परिभाषा की तरफ। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं, अगला जो आपका है 9 नंबर की बात की जाए तो 9 नंबर है आपका शून्य या रिक्त आव्यूह। बोलो देखो भाई, इसको हम लोग कहेंगे शून्य या हम लोग कहते हैं रिक्त आव्यूह, शून्य या क्या कहेंगे? रिक्त आव्यूह। देखो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यदि आपको प्रॉब्लम तो मुझे भी प्रॉब्लम, आपको समस्या होगी तो मुझे भी समस्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको डिटेल्स में समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कहीं भी परेशानी न रहे। चलिए आते हैं हम लोग रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह क्या है। देखो एक ऐसा आव्यूह लेना है जिसमें आव्यूह के सभी अवयव यदि शून्य हो, या परिभाषा द्वारा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव यदि शून्य हो तो उसको हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आव्यूह आप ले सकते हो जिसमें प्रत्येक अवयव 0 हो, ये भी 0 हो गया, 0 0 0 0, अपने मन से खूब छाप दो 0 0। ठीक है, अपने मन से कुछ भी लिख दो भाई, 0 0 0 0 लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा शून्य या रिक्त आव्यूह, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब समझ में आया। चलो यहाँ पर हम लोग अगला बात करेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर में आपका है त्रिभुजी आव्यूह। क्या है? त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है वो चीज आप देखिए। तो हम लोग बात करते हैं त्रिभुजी आव्यूह। चलो भाई 10 नंबर में हम लोग आ जाते हैं, 10 नंबर में हम लोग आ जाते हैं और ये आपका त्रिभुजी आव्यूह, त्रिभुजी आव्यूह। ठीक,
त्रिभुजी अवयव क्या होता है? त्रिभुजी अवयव में क्या होता है कि विकर्ण के जो है कि ऊपर के अवयव, ठीक, या नीचे के अवयव यदि शून्य होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं त्रिभुजीय अवयव। यानी कि किसी अवयव में या ऐसा विकर्ण अवयव जिनके विकर्ण के ऊपर के अवयव या विकर्ण के नीचे के अवयव यदि शून्य होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं त्रिभुजीय अवयव। देखो सभी अवयव नहीं, या तो ऊपर के सभी अवयव शून्य हो या तो नीचे के सभी अवयव शून्य हो, इस प्रकार जो आपका बनेगा त्रिभुज, उसको हम लोग कहेंगे त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुजीय अवयव जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले समझो, देखो त्रिभुजीय अवयव आपके दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। ध्यान से देखना। नंबर एक, पहला है आपका उच्च, ठीक है, क्या है? उच्च। उच्च देखो, पहला है उच्च अवयव, सॉरी उच्च त्रिभुजीय अवयव। क्या है? उच्च त्रिभुजीय अवयव पहला है, और दूसरा है निम्न त्रिभुजीय अवयव। उच्च त्रिभुजीय अवयव, उच्च त्रिभुजीय अवयव, दूसरा है निम्न त्रिभुजीय अवयव। यानी कि दो त्रिभुजीय अवयव हैं, एक है उच्च त्रिभुजीय अवयव, दूसरा आपका होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। देखो उच्च त्रिभुजीय अवयव का मतलब यह हुआ कि ऊपर के जो हिस्से वाले हैं विकर्ण के वो अवयव शून्य ना हो, नीचे वाले को शून्य होंगे और ऊपर वाले के अवयव कुछ ना कुछ होंगे, तो वो आपका होगा उच्च त्रिभुजीय अवयव। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर, 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 ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, चलो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो इसको हम लोग बनाते हैं 3, 1, 5 बना लेते हैं, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। समझ में आया? ठीक है। देखो इसमें दो कंडीशनें हमने लिखा हुआ है। कितनी कंडीशनें? दो कंडीशनें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो भाई, ये आपके जो विकर्ण अवयव हैं, इसको 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 दोनों को देखते रहो, है ना। विकर्ण अवयव देखो, त्रिभुजीय अवयव में आपका होता है ये कि विकर्ण के जो अवयव हैं उनके या तो ऊपर के अवयव शून्य हो या तो नीचे के अवयव शून्य हो, तो इस प्रकार के जो अवयव होते हैं उनको हम लोग कहते हैं त्रिभुजीय अवयव, ठीक है। तो त्रिभुज देखो यहाँ पर देखो, ये विकर्ण है, अवयव है विकर्ण, ये विकर्ण अवयव तो हमने लिया हुआ है। ऊपर के अवयव शून्य नहीं, लेकिन नीचे के जो भी अवयव हैं विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब शून्य है। ये आपका 6 नहीं है भाई, 0 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये विकर्ण अवयव तो है, लेकिन विकर्ण अवयव के नीचे के अवयव शून्य नहीं है, ऊपर के सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो ये आपका दोनों होगा त्रिभुजीय अवयव। अब आपको इसमें ये समझना है कि विकर्ण में, ये त्रिभुजीय अवयव में उच्च त्रिभुजीय अवयव कौन है, निम्न त्रिभुजीय अवयव कौन है, ठीक। उच्च का मतलब होता है ऊपर वाला, जो आपके विकर्ण शून्य नहीं होंगे तो वो आपका हो जाएगा उच्च त्रिभुजीय अवयव। नीचे वाले शून्य हो, ऊपर वाले शून्य ना हो, तो वो आपका हो जाएगा त्रिभुजीय अवयव, सॉरी उच्च त्रिभुजीय अवयव। देखो तो ये ऊपर वाला शून्य नहीं है, विकर्ण के ऊपर वाला मान शून्य नहीं, नीचे वाला मान शून्य है, तो ये आपका उच्च त्रिभुजीय अवयव हो जाएगा। आ जाओ निम्न में, नीचे वाले मान जो है आपका एक त्रिभुजीय बना रहा है लेकिन ये शून्य है, तो वो आपका कहलाएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव में ऊपर के अवयव शून्य होते हैं, नीचे के अवयव त्रिभुज बनाते हैं। उच्च त्रिभुजीय अवयव में नीचे के अवयव शून्य होते हैं, ऊपर के अवयव जो है त्रिभुज बनाते हैं। समझ में आया? समझ में आया दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है आपकी दोस्त थी, जो कि दोनों हमने आपको समझाया। चलिए आते हैं अगला, उप अवयव क्या होता है। चलो भाई इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बढ़ता हूँ, है ना। चलो यहाँ पर और दो बाकी है, यहाँ पर दो हम लेकर आ गए हैं, उप अवयव, और यहाँ पर हम बात करेंगे समान अवयव, ठीक है। उप अवयव में होता क्या है कि उप अवयव आप उसी को कह सकते हैं या किसी भी अवयव के किसी कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों को आप छोड़ देते हैं, या दो पंक्ति या दो स्तंभों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभों को या दो स्तंभ या किसी दो पंक्ति को छोड़ करके जो अवयव आप बनाओगे
उसे हम लोग कहते हैं क्या, कहा जाता है उप आव्यूह। क्या कहा जाता है, उप आव्यूह। ठीक है, यानी कुछ पंक्तियों को आप छोड़ दो या कुछ स्तंभों को छोड़ दो या दोनों, यानी कि पंक्ति को और स्तंभ दोनों को छोड़ दो। जैसे मान लो 2 पंक्ति छोड़ रहे हो, 2 स्तंभ छोड़ रहे हो, उन दोनों को छोड़ दो। यानी कुछ पंक्ति को भी छोड़ सकते हैं या कुछ स्तंभ को भी छोड़ सकते हैं, या दोनों को एक साथ छोड़ना चाहते हैं तो उनको भी छोड़ सकते हैं। और जो आव्यूह आपका प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है उप आव्यूह। ठीक है, क्या कहा जाता है, उप आव्यूह आपका कहा जाता है। समझ में आई बात। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके बुक से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे लिया जा रहा है। देखो समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो गया 8। थोड़ा यहाँ पर दूर दूर रखता हूँ ना 5 6 7 और इसको लिख देता हूँ 8। अब इसका बनाना है उप आव्यूह। क्या बनाना है मेरे भाई, उप आव्यूह बनाना है। तो परिभाषा ये कहता है कि यदि किसी भी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों को छोड़ करके यदि आप लिखते हो आव्यूह को, तो उसको हम लोग कहते हैं उप आव्यूह। ठीक है, या एक ही साथ यदि पंक्ति और स्तंभ को भी छोड़ना चाहते हैं और जो अवयव आपका बच जा रहा है उसको भी कहा जाता है उप आव्यूह। जैसे देखो, जैसे मान लो मैं क्या करूं, जैसे मान लो इसमें से एक पंक्ति छोड़ देता हूं, सॉरी दूसरी पंक्ति छोड़ देता हूं और 2 स्तंभ छोड़ रहा हूं। ठीक, दूसरी पंक्ति में छोड़ दिया, 2 स्तंभ छोड़ दिया, बच गया क्या, एक बच गया। और क्या बच गया मेरे भाई, बन गया 2। क्या बन गया, 2। एक और क्या बन गया, 2। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। एनी डाउट, कुछ आपको परेशानी नहीं हो रही हो। ठीक है, या ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यदि मैं 2 पंक्ति छोड़ दूं, 2, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई C1 R1 R2 है और ये C1 C2 और ये C3 और C4। बोलो कोई दिक्कत। अगर इसमें मान लो आप 2 स्तंभ को छोड़ देते हो तो 2 स्तंभ को केवल छोड़ना चाहते हो तो बच जाएगा क्या, 1 2 और रह जाएगा 5 6। इस तरह से भी लिख सकते हो। यदि मान लो तुम 2 या C1 या यहाँ से मान लो आप तुम R1 को छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 6 7 और 8 हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि नहीं मैं जो हूँ कि एक R1 को छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ पर C2 C3 को छोड़ना चाहता हूँ, देखो तो यहाँ पर R2 यदि छोड़ना चाहते हो, यानी कि एक R2 को छोड़ना चाहते हो और 3 स्तंभ को छोड़ना चाहते हो, जो बच रहा है उसी को हम लोग कहेंगे उप आव्यूह। यानी इस तरह से तमाम हम लोग बना सकते हैं। यानी कि इसके जो है ना उप आव्यूह आपके कई होंगे, उप आव्यूह इसके क्या होंगे, कई होंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग उप आव्यूह जो है बना सकते हो। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो अलग अलग आप बहुत सारे आव्यूहों को बना सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए और भी मैं क्या करूं, जैसे मैं C1 C2 को छोड़ देता हूं और ये दोनों बच जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा उप आव्यूह आपका बना। यानी इस तरह से हम लोग अनेक जो है उप आव्यूह बना सकते हैं। चलो यहाँ पर समझ में आ गया। इस तरह से आप अनेक बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने केवल एक बनाया हुआ तो एक आप लोग, जैसे मान लो तुम लोग R1 को छोड़ रहे हो और 3 स्तंभ को यानी कि R1 R2 और R3 को छोड़ रहे हो। R1 को तुमने छोड़ा तो ये हट गया और C3 तक छोड़ा तो ये हट गया, बचा क्या बेचारा, 8 बन गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उप आव्यूह लिख दोगे 8। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा क्योंकि उप आव्यूह ये आसान है, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो। चलो आ जाओ भाई समान आव्यूह। देखो समान आव्यूह क्या होते हैं, समान आव्यूह में आपके हमेशा 2 आव्यूह लिए जाते हैं। कितने आव्यूह, 2 आव्यूह लिए जाते हैं। तो समान आव्यूह में आपके हमेशा 2 आव्यूह आप ले सकते हो या 3 आव्यूह ले सकते हो, लेकिन दोनों या तीनों लेते हो तो आपके तीनों के मान अलग एक ही आपके होने चाहिए। एक ही होने का मतलब ये हुआ कि 2 आव्यूह हमने लिया। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो एक हमने एक ए आव्यूह ले लिया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। ठीक, एक ले लिया बी आव्यूह ले लिया हमने जो है कि 5 6 7 और क्या 8। और यहाँ पर कह रहा है कि ए बराबर क्या है बी, यानी कि ये है समान आव्यूह। कैसे आव्यूह है, समान। तो जब समान आव्यूह होता है तो ऐसे 2 आव्यूह जिनके क्रम भी एक होने चाहिए, यानी कि 2 गुणे 2 के हैं तो 2 गुणे 2 ही के होने चाहिए। पहली कंडीशन।
जो भी आप अवयव ले रहे हो, 2 अवयव ले रहे हो तो दोनों अवयव का क्रम समान होना चाहिए। यानी कि ये 3 का अवयव ले रहे हो पहला तो दूसरा भी 3 क्रम का होना चाहिए। पहला 4 क्रम का ले रहे हो तो दूसरा भी 4 क्रम का होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये फॉलो करती है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि इनके संगत अवयव, संगत अवयव का मतलब 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 35। ठीक है, ये क्रम चलाओगे तो ये संगत अवयव होंगे। यानी कि ये 11 वाला अवयव जो है इसके 11 वाले अवयव के बराबर होना चाहिए, 12 वाला अवयव 12 वाला अवयव के बराबर, 21 वाला अवयव 21 के बराबर, 22 वाला अवयव 22 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा समान अवयव कहलाएगा। यदि इसमें से एक भी अवयव आप अलग कर देते हो, ये यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हमने कर दिया 9, तो ये आपका समान अवयव नहीं कहलाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो आपके संगत अवयव हैं, संगत अवयव यहाँ पे इक्वल नहीं हैं। यानी कि संगत अवयव हमेशा आपके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका, इसको हटा करके मैं 6 रख देता हूँ, तो यहाँ पर आपका कहलाएगा समान अवयव। बोलो, एनी डाउट? किसी भी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ये रहा आपका 12 जो है अवयवों के प्रकार। ठीक है, जो कि कुछ अवयवों के प्रकार आप क्लास 12th में पढ़ चुके होंगे। जो बच्चे 10th से जो है पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे उनके लिए ये नई चीज़ें होंगी और ये 12 वालों के लिए भी नहीं है। समान पढ़े होंगे, उप अवयव आप 12 में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे अवयव थे जो कि आपको नए मिलने होंगे। त्रिभुज वाला भी नया मिला होगा 12 वालों के लिए भी, क्योंकि 12 में भी त्रिभुज अवयव है नहीं है ना। चलो, तो ये चीज़ें रही जो कि अवयव के प्रकार को हमने कवर किया इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे एक नए के साथ। अन्य अवयव जो हैं उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनको देखेंगे हल करने का तरीका, यानी उनको हल कैसे करेंगे। जैसे परिवर्त अवयव हो गया और इसके बाद आपका सहखंड हो गया। सहखंडज तो पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो भी चीज़ इसमें अगले वाले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद समान अवयव क्या होते हैं, सम्मित अवयव क्या होते हैं, समान अवयव तो पढ़े नहीं, सम्मित अवयव क्या होते हैं, विषम सम्मित अवयव क्या होता है, यानी कि हर्मिटियन अवयव भी इसमें आपका शब्द देगा। तो अगले वीडियो में हम लोग उस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अगले वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी आपका प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न आपका चल रहा है, बिल्कुल विधिवत अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल पर यदि आप नए होंगे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जो है कि जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।